हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, जिसमें हम सेक्शन 16 से 28 तक के सेक्शंस डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले पार्ट्स में सभी सेक्शंस 15 तक सेक्शंस कवर करे हैं। अगर आप भी अब तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मैंने सभी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 16, समरी eviction and fine. A person can be evicted if he is wrongful or unauthorized possession of land, where the transfer of land is invalid under the act, or where he has no right to use or occupy that land under this act. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो wrongful या फिर unauthorized possession में है, ठीक है, या फिर लैंड ट्रांसफ़र एक्ट के अगेंस्ट हुआ है, तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसको वहाँ से अविक्ट कर दिया जाएगा पर्सन को, ठीक है, जिसके पास रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड पोजेशन है लैंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्शन कैन बी टेकन ऑन एन एप्लीकेशन मेड विद इन दी 1 ईयर फ्रॉम सच रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड पोजेशन। लेकिन एप्लीकेशन अनऑथराइज्ड पोजेशन और रॉन्गफुल पोजेशन के 1 साल के अंदर फाइल होनी चाहिए, ठीक है। कितने टाइम के अंदर फाइल होनी चाहिए एप्लीकेशन? 1 ईयर के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बिफोर द एविक्शन द कलेक्टर कंडक्ट अ समरी इंक्वायरी, शॉर्ट एंड क्विक इंक्वायरी प्रोसेस। दैट मीन्स कलेक्टर पहले समरी इंक्वायरी करेगा, यानी कि एक शॉर्ट और क्विक इंक्वायरी करेगा, ठीक है, एविक्शन करने से पहले, ठीक है, जो कि रॉन्ग और अनऑथराइज्ड पोजेशन में है, उसका एविक्शन करने से पहले समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। कौन? कलेक्टर करेगा। आफ्टर द इंक्वायरी द कलेक्टर में रिजेक्ट और रिमूव द पर्सन फ्रॉम द पोजेशन ऑफ लैंड, ठीक है। समरी इंक्वायरी के बाद क्या करेगा कलेक्टर? उस पर्सन को जिसके पास अनऑथराइज पोजेशन है या फिर रॉन्ग पोजेशन है, उसे इंक्वायरी करने के बाद क्या करेगा? रिमूव भी कर सकता है, उसे रिजेक्ट भी कर सकता है पर्सन को, ठीक है, फ्रॉम दी पोजेशन ऑफ लैंड से, ठीक है। अगर एलिगेशन जो उस पर लगा हुआ है पर्सन पे प्रूव हो जाता है कि वो सच में अनऑथराइज्ड और रॉन्गफुल पोजेशन है उसके पास लैंड का। और इसमें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कलेक्टर में ऑल्सो इम्पोज अ पेनल्टी अप टू 1000 रुपीज़, ठीक है। कलेक्टर क्या उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है, कितने तक की? 1000 रुपये तक की, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कलेक्टर में ऑर्डर दैट होल और पार्ट ऑफ द पेनल्टी अमाउंट बी पेड टू द पर्सन वो सफर लॉस और डैमेज बिकॉज ऑफ द रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड पोजेशन। इसमें क्या कह रहे हैं, पेनल्टी का कुछ पार्ट या फिर पूरा अमाउंट उस पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है, जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है, जिसको डैमेज हुआ है या फिर लॉस हुआ है जिसका, ठीक है, उस पर्सन को दिया जाएगा जो भी अमाउंट पेनल्टी का लिया गया है, 1000 रुपीज़, ठीक है। Next we have the section number 17, abrogation of pending decree, order and notice. Any decree or order passed by the court or authority and notice of ejectment will remain valid only to extent it is consistent with this act, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, कोई भी डिक्री या फिर ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट के द्वारा या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा, और या फिर नोटिस ऑफ एजेक्टमेंट है, ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक वो इस एक्ट के प्रोविज़न के कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पुराना ऑर्डर एक्ट के कॉन्ट्ररी है, ठीक है, दैट मीन्स अगर अगेंस्ट है, कॉन्ट्ररी है, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। कब तक ये वैलिड रहेगा? रिमेन वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट इट इज़ कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, ठीक है। सेक्शन नंबर 18, अपील, रिव्यू एंड रिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द अपील, रिव्यू एंड रिवीजन अंडर दिस एक्ट शैल बी सेम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 80, 81, 82, 83 एंड द 84 ऑफ द पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887, ठीक है। इस पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट में अपील, रिव्यू और रिवीजन के प्रोसीजर वही होगा जो पंजाब टीनेंसी एक्ट 1887 के सेक्शन नंबर 80 से लेके 84 में दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इस एक्ट का अपील, रिव्यू और रिवीजन का प्रोसीजर सेम वही होगा जो पंजाब टीनेंसी एक्ट में सेक्शन 80 से लेके 84 तक दिया गया है, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19, जो कि करेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर से रिलेटेड है।
clerical and arithmetical mistakes in any order passed by any officer or authority shall at any time be corrected by the officer or the authority either of his own motion or on the application received in his behalf from any of the parties। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई किसी ऑर्डर में क्लैरिकल मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन की एरर हो गया है, तो कंसर्न ऑफिसर या फिर अथॉरिटी उस मिस्टेक को कभी भी मतलब कि एनी टाइम उसको मिस्टेक को करेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये करेक्शन ऑफिसर खुद भी कर सकता है या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर भी कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 20 कोर्ट फीस। एवरी एप्लीकेशन appeal or other proceeding under this act shall bear a court fees stamp of such value as may be prescribed, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो भी एप्लीकेशन, अपील या फिर प्रोसीडिंग फाइल की जाएगी उस पर प्रिस्क्राइब वैल्यू की कोर्ट फीस स्टैंप लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है। क्या लगाना ज़रूरी होगा? प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू की कोर्ट फीस स्टैंप लगाना ज़रूरी होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्राइब कोर्ट फी प्रोसीडिंग फाइल करता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 21 बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक्सेप्ट वेयर द एक्ट इटसेल्फ अलाउज द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग और ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। दैट मीन्स इस एक्ट के अंदर पास किए गए ऑर्डर या प्रोसीडिंग को किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक एक्ट खुद परमिशन नहीं देगा, ठीक है। जब तक एक्ट में मेंशन नहीं होगा तब तक ये इसको कहीं भी और चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नो सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन अ सूट और कंटिन्यू अ सूट फाइल आफ्टर द अपॉइंटमेंट डे for a specific performance of a contract for a transfer of land if that transfer affect the right of the state government over surplus area under this act। that means इसके अलावा सिविल कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऐसे सूट एंटरटेन नहीं करेगी जो सरप्लस एरिया पर स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को इफेक्ट करते हों, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 22 क्या कह रहा है। इंडेमनिटी। No suit or legal proceeding shall lie against any authority in respect of anything done in good faith in pursuance of this act, ठीक है। अगर कोई अथॉरिटी गुड फेथ में एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए कोई एक्शन लेती है, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी गुड फेथ में, ठीक है, कोई भी एक्शन लेती है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग नहीं फाइल की जाएगी, ठीक है। Section number 23 penalty for making false statement। If during the proceeding under this act any person makes a false declaration or gives a false statement or furnish false information, ठीक है, अगर कोई पर्सन प्रोसीडिंग के दौरान फॉल्स डिक्लेरेशन देता है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, ठीक है, punishment applies if the person knows the statement is false or reason to be believe is false or does not believe is to be true, ठीक है। और पर्सन को पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है गलत है, ठीक है, देन उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। देन इसमें बता रहे हैं कि कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अब देखते हैं। सच पर्सन इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन। दिस पनिशमेंट वॉज इंक्रीज बाय द अमेंडमेंट 1976, ठीक है। उस पर्सन को कितनी मतलब कि पनिशमेंट यहाँ पे देने की बात कर रहे हैं, उसे 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट मिलेगी या 2000 रुपये तक का उसका फाइन लगाया जाएगा या फिर दोनों, इम्प्रिजमेंट भी 2 साल के और 2000 रुपये फाइन भी, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले पनिशमेंट कम थी, अब इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है अमेंडमेंट 1976 के दौरान, ठीक है। पहले 6 months ही और 1000 रुपीज़ फाइन एंड बोथ था और अब इसकी इंक्रीज़ कर दिया। आप अब वाली याद रखिएगा, ठीक है। 2 year 2000 फाइन और बोथ, ठीक है, 2 year और 2000 फाइन और बोथ। सेक्शन नंबर 24 मोड ऑफ रिकवरी। एनी अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ पेनल्टी imposed under this act may be recovered as the area of the land revenue।
क्या कह रहे हैं इसमें, इस एक्ट के अंदर जो भी अमाउंट पेएबल होगा या फिर पेनल्टी का अमाउंट होगा वो कैसे लेंगे, लैंड रेवेन्यू के एरियर की तरह इसे रिकवर किया जा सकता है। Then we have the section number 25, power to remove difficulties. Section 25 gives the power to the state government to remove the difficulties that arise while implementing the act. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिफ़िकल्टी रिमूव कर सकता है जो भी अराइज हो रही है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते टाइम। ठीक है, किसके पास पावर है डिफ़िकल्टी रिमूव करने की, स्टेट गवर्नमेंट के पास, मेनली ये याद रखना आप। Then we have the section number 26, power to make rules. Section 26 give power to the state government to make rules for implementing and carrying out the purpose of this act. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, सेक्शन 26 क्या बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर की बात देने की बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 26 में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना सकती है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस एक्ट के जो भी पर्पस है इसको कैरी आउट करने के लिए। एवरी रूल मेड मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर दी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, हर रूल स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पहले रखा जाएगा। द लेजिस्लेचर में अप्रूव और मॉडिफाई और अनल दिस रूल। देन फिर इस लेजिस्लेचर उस रूल को अप्रूव भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है या अनल भी कर सकती है। आगे क्या कह रहे हैं, द लेजिस्लेचर में मॉडिफाई और कैंसिल दी रूल। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाया उसको मॉडिफाई भी कर सकती है या फिर कैंसिल भी कर सकती है। इफ़ मॉडिफाइड द रूल्स ऑपरेट्स इन दी मॉडिफाई फॉर्म। अगर मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, लेजिस्लेचर अगर मॉडिफाई कर रही है उस रूल को जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो उस रूल को उसी फॉर्म में ऑपरेट किया जाएगा जैसे कि जिस रूप में उसको मॉडिफाइड किया है किसने, लेजिस्लेचर ने। ठीक है, एनी एक्शन ऑलरेडी टेकन अंडर द एक्ट रूल बिफोर द मॉडिफिकेशन और अनलमेंट रिमेन वैलिड। लेकिन मॉडिफिकेशन या अनलमेंट से पहले की गई जो भी एक्शन होगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन या फिर अनलमेंट से पहले जो भी एक्शन होगा वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 27, एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन लैंड्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। इस सेक्शन 27 में कुछ स्पेशल कैटेगरीज की लैंड को बता रहे हैं कि जो इस एक्ट के ऑपरेशन से एग्जम्प्ट करता है। ठीक है, पहले हमने सेक्शन 14 में कुछ लैंड्स पढ़ी थी। ठीक है, आपको अगर याद हो सेक्शन 14 में हमने रिलीजियस और चैरिटेबल रिलेटेड लैंड पढ़ी थी। ठीक है, उनसे बिलोंगिंग से रिलेटेड। अब हम सेक्शन 27 में भी कुछ लैंड्स की बात कर रहे हैं जो कि इस ऑपरेशन से एग्जम्प्टेड है। अब देख लेते कौन कौन सी लैंड्स हैं। आप जो मैंने बोल्ड किए हैं इसमें आपको वो आप देख लेना, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता दी कौन कौन सी लैंड है, आप वैसे याद कर लोगे वो भी इजी रहेगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की लैंड होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड होगी, लोकल अथॉरिटी की लैंड होगी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लैंड्स, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑपरेशंस की लैंड, बहुदान योजना बोर्ड की लैंड्स, आगे कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड मॉर्गेजी लैंड बैंक्स की लैंड। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड मॉर्गेजी बैंक्स की लैंड्स होगी, एग्रीकल्चर एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन की लैंड होगी। ठीक है, आगे पब्लिक एजुकेशनल ट्रस्ट की लैंड होगी। ये सभी क्या है, इस एक्ट के ऑपरेशन से क्या है, एग्जम्प्ट है। आगे क्या बता रहे हैं, एक्सेप्शन। लास्ट में आप आइए, लास्ट पॉइंट में एक्सेप्शन लिखी गई है। दिस एक्सेप्शन डज नॉट अप्लाई टू अ लीज लेसी ऑफ दिस अथॉरिटी और द इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इन अथॉरिटीज़ की लैंड किसी लेसिस के पास है तो उस लेसी को एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 27 भी कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर हमारा 28 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारा वो हमारा रिपील एंड सेविंग से रिलेटेड है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्ट कंप्लीट हो गया है, पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मतलब इस एक्ट्स की मैंने डिटेल दे दी है, सभी लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरे नोट्स अच्छे लगे हो एंड द वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ फॉर द इजी नोट्स। एंड आप मुझे टेलीग्राम पे DM भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी एक्ट्स के नोट्स चाहिए। ठीक है, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं नेक्स्ट कौन सा एक्ट कवर करूँ। ठीक है।
अगर आपको और कुछ भी इस एक्ट में समझ नहीं आया है या फिर कोई इशू है, आप मुझे तब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।